Good morning, all of students. Today we'll teach about the expression for fringe with in Young's double slit experiment. यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। इसे बहुत ध्यान से देखिए और पढ़िए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चित्र में कि हमारा यश एक रेखा छिद्र है जिससे एक वर्णी प्रकाश आपतित होता है। इससे थोड़ा आगे दो रेखा छिद्र हैं यश1 और यश2 जो अत्यंत निकट हैं। हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार यश1 और यश2 नए एक वर्णी प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करते हैं और इनसे जो प्रकाश निकलता है वो बिंदु P पर पहुंचता है। चूंकि इनके बीच कलांतर जो है वो नियत है, अतः यश1 और जो यश2 हैं कला संबद्ध स्रोत हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं दूर स्थित पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती हैं। ये जो पर्दा है इस पर व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती हैं। तो हमने मान लिया कि हमारे पास यश1 यश2 दो रेखा छिद्र हैं और यश1 यश2 का जो मध्य बिंदु है वो C है। तो हमने ऐसा मान लिया कि माना यश1 यश2 का मध्य बिंदु C है। यश1 यश2 का लंब अर्धक CO, यश1 यश2 का जो लंब अर्धक है CO वो बिंदु O पर मिलता है यहाँ पर। अब आगे जो स्लिटों के बीच की दूरी है यश1 यश2, तो इनके बीच की दूरी हमने मानी है D। तो ये हो जाएगा यश1 यश2 बराबर हो गया D के। अब जो C से O तक की दूरी है वो हमने कैपिटल D मानी है, तो CO बराबर हो गया कैपिटल D। अब जो बिंदु O पर तरंगे पहुंचती हैं तो उनका पथांतर शून्य है और जब पथांतर शून्य होता है तो वहां पर समकोषी व्यतिकरण होता है। और समकोषी व्यतिकरण का मतलब है कि वहां पर दीप्त फ्रिंजें बनती हैं। कैसी फ्रिंजें? दीप्त फ्रिंजें बनती हैं। जहां पर समकोषी व्यतिकरण होता है वहां पर दीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। अब इस जो दीप्त फ्रिंजें हैं इन्हें केंद्रीय दीप्त फ्रिंज भी कहते हैं। अब हमने मान लिया कि बिंदु O से y दूरी पर कोई अन्य बिंदु P है और बिंदु P पर जो यश1 यश2 से प्रकाश स्रोत निकल रहा है वो बिंदु P पर मिल रहा है। यश1 व यश2 से चलने वाली जो तरंगे हैं बिंदु P पर मिल रही हैं। यश1 से P तक एक रास्ता ये तय किया गया प्रकाश स्रोत के द्वारा, यश2 से P तक एक रास्ता ये तय किया गया, तो यश1P व यश2P दूरी तय करती हैं। अब हमने ये मान लिया कि जो यश1P रास्ता है यश2P रास्ते से कम है, तो यश1 से हमने लंब डाल करके इन दोनों रास्तों को बराबर किया। तो यश2P जितना रास्ता लंबा था वो निकल आया यश2A के बराबर, और यही यश2A जो ये है यही कहलाएगा हमारा पथांतर। यश2A इसी को कहेंगे पथांतर। यही दोनों पथों का अंतर है। और दूसरी तरीके से इस पथांतर को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यश2P माइनस यश1P बराबर यश2A के है, और इसको हमने मान लिया कि हमारा पथांतर डेल्टा x के बराबर है। तो ये हमारा पथांतर निकल आया। अब जो हमारा कोण बना है यश1 यश2A, तो इस कोण में इस त्रिभुज में यश1 यश2A में कोण थीटा है, इसमें साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा यश2A अपान यश1 यश2। तो इसमें जब हम साइन थीटा लगाएंगे यश1 यश2A जो ये त्रिभुज है
में साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा S2a अपान S1 S2 इस तरह से। अब एक त्रिभुज ये है CPO या PCO, तो ये एक त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज है PCO और इसमें हम लगा लेते हैं, यहाँ पर ये कोण थीटा है, इसमें हम tan थीटा लगा देते हैं। तो जो tan थीटा का मान निकालेंगे तो tan थीटा बराबर हो जाएगा OP अपान OC, OP अपान OC। तो जो ये OP अपान OC हुआ तो tan थीटा की वैल्यू हुई। अब इसमें यदि हम जो थीटा है इसको बहुत छोटा मान लेंगे तो इसको बराबर थीटा के लिख सकते हैं और इसको भी बराबर थीटा के लिख सकते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों समीकरण हमारे क्या हो गए, ये भी थीटा का मान है और ये भी थीटा का मान है। तो जब दोनों थीटा के मान हैं तो ऐसी स्थिति में ये दोनों समीकरण हो जाएंगे बराबर, और जब ये दोनों समीकरण बराबर हो जाएंगे तो समीकरण हमको मिल जाएगा कि S1 S2 अपान S1 S2 बराबर हो जाएगा OP अपान OC। अब S1 S2 और S2a था इधर अपान S1 S2 और OP अपान OC। तो S1 S2 की वैल्यू हमको पता है, OP और OC की वैल्यू पता है, तो ये वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा x अपान स्मॉल d बराबर हो जाएगा y अपान कैपिटल D के। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा कैपिटल D अपान स्मॉल d और ये हो जाएगा डेल्टा x के बराबर। अब जो ये समीकरण निकला तो ये हमारा y का मान मिल गया O से P तक की दूरी चीज जो थी। तो अब जो दोनों तरंगों के बीच का पथांतर था ये निकला। अब इसमें स्थितियां थी दो, दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज। तो पहली स्थिति हम देखते हैं दीप्त फ्रिंज। तो दीप्त फ्रिंज की स्थिति में क्या होगा कि जो दीप्त फ्रिंज बनेगी, दीप्त फ्रिंज तभी बनेगी जब अधिकतम तीव्रता की स्थिति में दीप्त फ्रिंज बनती है और उसी को हम संकोची व्यतिकरण भी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो डेल्टा x पथांतर की वैल्यू होती है वो n लैम्डा के बराबर होती है, और जहाँ पर n का मान 0, 1, 2 डॉट डॉट। तो 0 का मतलब ये हुआ कि केंद्रीय फ्रिंज, पहली फ्रिंज, दूसरी फ्रिंज, ऐसे लगातार हम n का मान रख करके केंद्रीय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां ज्ञात कर लेते हैं। तो अब जब y का मान निकालेंगे nवीं फ्रिंज के लिए तो ये yn से डिनोट कर देंगे nवीं फ्रिंज के लिए, और ये हो जाएगा कैपिटल D अपान स्मॉल d और ये हो जाएगा n लैम्डा। तो ये हो गया हमारा दीप्त फ्रिंज के लिए yn की वैल्यू, दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर की वैल्यू ये हो गई। अब इसी स्थिति में हम आगे चलते हैं अदीप्त फ्रिंज के लिए। तो जब अदीप्त फ्रिंज के लिए निकालेंगे तो अदीप्त फ्रिंज के लिए जो पथांतर की वैल्यू होती है अदीप्त फ्रिंज, तो अदीप्त फ्रिंजों में जो डेल्टा x का मान होता है तो डेल्टा x का जो मान रहेगा वो 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा। तो 2n-1 लैम्डा बाई 2, और इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा x बराबर n-1/2 और लैम्डा इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये 2 इधर बाहर कर दिया तो 2 से 2 कट गया और ये 1/2 हो गया। तो अब ये वैल्यू अगर हम इसमें रखते हैं nवीं फ्रिंज के लिए तो अदीप्त में अगर nवीं की वैल्यू निकालेंगे तो कैपिटल D अपान स्मॉल d हो जाएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा n-1/2 लैम्डा के बराबर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ये हमारा अदीप्त फ्रिंज पर हो गया पथांतर का मान। अब ये अदीप्त फ्रिंज पर हो गया और ये दीप्त फ्रिंज पर हो गया। अब दोनों से हम फ्रिंजों की चौड़ाई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कि
फ्रिंज की चौड़ाई क्या है, तो हम क्रमागत फ्रिंजों पर n वीं फ्रिंज के लिए हमने दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात की और अदीप्त फ्रिंज के लिए भी ज्ञात की। तो जो हमने n वीं फ्रिंज के लिए निकाला है, तो n वीं फ्रिंज के लिए yn बराबर हमने निकाला है n d लैम्डा अपान स्मॉल d, ये निकाला है। अगर हम n+1वीं फ्रिंज के लिए निकालेंगे तो n+1 हो गया और ये हो गया हमारा n+1 कैपिटल D लैम्डा अपान स्मॉल d के बराबर। और जब हम फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे तो ये है हमारा फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई। और चौड़ाई निकालने के लिए हम इसको डिनोट करते हैं बीटा से। तो ये हो जाएगा हमारा बीटा बराबर जो होता है वो होता है yn+1 और इसमें माइनस कर देंगे yn की वैल्यू। तो जो बीटा की वैल्यू निकलेगी वो n+1 d लैम्डा अपान स्मॉल d माइनस n d लैम्डा अपान स्मॉल d। इसका इसके अंदर गुणा करेंगे और हल करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो d लैम्डा अपान d के बराबर मिलेगी। तो ये तो हो गया आपका फ्रिंज की चौड़ाई। अब हम चलते हैं कि इसकी कोणीय चौड़ाई क्या होती है। तो कोणीय चौड़ाई के लिए हमारे पास जो सूत्र है वो कोणीय चौड़ाई को हम डिनोट करते हैं थीटा से। कोणीय चौड़ाई, और कोणीय चौड़ाई को डिनोट करते हैं थीटा से। तो थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है बीटा अपान कैपिटल D, और बीटा की वैल्यू हमने निकाली है d लैम्डा अपान स्मॉल d। तो ये हो जाएगा, ये कैपिटल D यहाँ पर ये है, ये कट जाएगा, तब थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो लैम्डा अपान स्मॉल d के बराबर आ जाएगी। तो ये हो गई कोणीय चौड़ाई। इस तरह से हम यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।